नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसी से संबंधित जो प्रिपरेशन चल रही है, उसमें सबसे पहला विषय इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था अनवरत रूप से रेगुलरली आपको एक वीडियो मिल रहा है उसका, ठीक है। और हम लोग संविधान का जो शुरुआती टॉपिक था उसको हम खत्म कर चुके हैं। आज से हम लोग संघीय कार्यपालिका की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि आते हैं, तो इनकी हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, राष्ट्रपति पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो राष्ट्रपति से संबंधित होगा और एक ही वीडियो में जो राष्ट्रपति से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वे शामिल कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति को देखने से पहले थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के शीर्ष पद पर आसीन होता है या विराजित होता है, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, इसको हम लोग जानते हैं। देश के जितने भी कार्य हैं, समस्त कार्य वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का प्रधान होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि संघ की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो संघीय मंत्रिमंडल में, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की वास्तविक शक्ति संघीय मंत्रिमंडल अर्थात प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कुछ प्रमुख अनुच्छेद भी मैं बता रहा हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको भी साथ में देखते चलिएगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 53 में है। ओके, अब देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 54 में जिसका वर्णन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हम सब लोग जानते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न लोग शामिल होते हैं। कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, इसको आप लोग चाहे रट लीजिए चाहे जैसे करके ध्यान दीजिएगा इस पर। सबसे पहले तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों में कुछ निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन, जिसको आंग्ल भारतीय कहा जाता है, उनका भी मनोनयन राष्ट्रपति करता है। और इसके अलावा निर्वाचित सदस्य तो रहते ही हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य, ध्यान रखिएगा, कान खोलकर सुन लीजिए, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। सिर्फ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब अगर प्रश्न आ गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन से लोग भाग लेते हैं, अगर उसमें पहला ऑप्शन मान लीजिए ये हुआ कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल नहीं, 100% गलत होगा, क्योंकि सदस्य में निर्वाचित और मनोनीत दोनों आ गए। जब तक उसके आगे निर्वाचित नहीं लिखा रहता तब तक वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए और उसके बाद राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य ही, इसमें भी मनोनीत नहीं शामिल होंगे, ठीक है। और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये 3 लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं और ध्यान रखिएगा कि इसमें मनोनीत कोई नहीं शामिल होता है, ठीक है, सिर्फ निर्वाचित। अब इसके बाद अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बता रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद राष्ट्रपति की हम लोग पदावधि या राष्ट्रपति का कार्यकाल देखते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक है। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल पद वो जब जिस दिन से ग्रहण करता है उस दिन से 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष के पूर्व भी, किंतु 5 वर्ष के पूर्व भी निम्न स्थिति में राष्ट्रपति अपना पद रिक्त कर सकता है। वो कौन सी स्थिति है?
पहली स्थिति है यदि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, दूसरी है यदि महाभियोग प्रक्रिया उस पर आए, तीसरी है उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। तो ये इन 3 परिस्थितियों में वो 5 वर्ष के पूर्व भी अपना पद रिक्त कर सकता है। अब राष्ट्रपति पद हेतु अहर्ताएं जो है वो अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अहर्ताएं होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए और इसके अलावा 35 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु वह पूरी कर चुका हो, ध्यान रखिएगा 35 वर्ष इस पर है। अब इसके अलावा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 60 में है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अगर वह उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। यानी राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 61 में वर्णन है राष्ट्रपति पर महाभियोग का। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसको हटाया जाता है। ठीक है, महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर आता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आरोप लगता है वो किस संसद में आता है, लोकसभा में कि राज्यसभा में। तो ध्यान रखिएगा दोनों में से किसी भी सदन पर किसी भी सदन में लाया जा सकता है ये प्रस्ताव, बशर्ते महाभियोग के नोटिस पर सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ठीक है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है और ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा अनुच्छेद 62 क्या प्रावधान करता है? ये प्रावधान करता है कि यदि राष्ट्रपति पद रिक्त है या राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद पर मौजूद नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, ये अनुच्छेद 62 में वर्णित है। तो देखिए अगर राष्ट्रपति पद रिक्त है तो उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पदों का कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है और यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, और मान लीजिए कि तीनों नहीं है, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 62 में वर्णन है। ओके, अब हम लोग राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन उनमें से जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है हम उनको देखते हैं। उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की शक्ति। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति विभिन्न पदों की नियुक्ति करता है, उन्हीं को हम लोग देखते हैं। जो प्रमुख नियुक्तियां वो करता है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्री की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग कहते हैं उसकी भी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, यह वित्त आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति करता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, अभी हाल ही में बना पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सब के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी प्रमुख शक्तियां हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं? इसके अलावा शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वह सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति जो तीनों सेनाएं होती हैं, जल थल और वायु सेनाएं, उनका सर्वोच्च कमांडर यानी सर्वोच्च सेनापति होता है। इसके अलावा अगली जो इसकी शक्ति है, संसद सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना तथा लोकसभा का विघटन करना।
राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है यानी बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा का विघटन भी कर सकता है। ये सारी राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियां हैं। इसके अलावा वह प्रत्येक नए चुनाव तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का भी अधिकार रखता है। अगला है संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान भी अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान मतलब बुलाना होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता तो है, लेकिन इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 108 में वर्णित है। इसको जब हम लोग आगे संसद के बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्ति का मनोनयन कर सकता है अनुच्छेद 80(1) के तहत। अगला है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, जिसको एंग्लो इंडियन कहते हैं, उसका भी मनोनयन कर सकता है अनुच्छेद 331 के तहत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की एक और शक्ति है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति की एक और शक्ति है क्षमादान की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 72 में वर्णित है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के दंड में क्षमादान माफी प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त उसको एक अधिकार है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक और महत्वपूर्ण शक्ति होती है, उसकी वीटो शक्ति। ठीक है, वीटो शक्ति राष्ट्रपति किसी विधेयक के खिलाफ वो वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, और ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा वह जल्दबाजी में विधेयक को कानून बनने से रोकने के लिए या असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए वो वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। और उसके पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है: पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। इसमें जो पॉकेट वीटो है ये महत्वपूर्ण है। देखिए पॉकेट वीटो क्या होता है। पॉकेट वीटो जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर ना तो अनुमति देता है और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए पुनः संसद भेजता है, तो इसे जेबी या पॉकेट वीटो कहते हैं। इसका प्रयोग एकमात्र प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1986 में भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में हुआ था। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। इसके अलावा देखिए, ये तो कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के पास कुछ और शक्तियां होती हैं, जिनमें राष्ट्रपति जो होता है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। और राष्ट्रपति दूसरे देशों में भारत के राजनीतिक प्रतिनिधियों को भी नियुक्त करता है, जिनको राजदूत कहते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा यह महानियंत्रक कैग और संघ लोक सेवा आयोग वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष भी रखता है। ठीक है, और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही संसद द्वारा पारित विधेयक अधिनियम बनता है। ध्यान रखिएगा, जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक जो संसद द्वारा पारित विधेयक होगा वो अधिनियम नहीं बनेगा। तो ये कुछ राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां हो गई। अब हम देख लेते हैं अब तक जो भारत के राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, भारत में अब तक 15 बार राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है। वर्तमान राष्ट्रपति जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं, ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति भारत के नीलम संजीव रेड्डी हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध भारत के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर बीवी गिरी हैं। एकमात्र न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने कौन है? एम हिदायतुल्ला ये एकमात्र न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति बने। और इसके अलावा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल बनी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हो गए राष्ट्रपति जो अब तक प्रमुख राष्ट्रपति बने हैं उसके बारे में, जो कि परीक्षा में कभी कभी आते हैं। और ये पूरा वीडियो जो है वो राष्ट्रपति पर आधारित रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा
और इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। निश्चिंत रहिए, इतना पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे बाहर अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है। उसमें से आप लोग थोड़ा देखते चलिए। जिनके पास एम लक्ष्मीकांत नहीं है वो कोई भी बुक पढ़ें। थोड़ा बहुत किताबों से भी अगर आप पढ़ते रहेंगे और हमारे वीडियो को मिलाकर पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको अधिकारी बनने का जो आपने ये तय कर लिया है, अपने मन में ये लक्ष्य सोच लिया है कि मुझको अधिकारी बनना है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।